किसी भी एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन का सबसे बड़ा डर क्या होता है कि अगर फेल हो गए या फिर पैसे खत्म हो गए तो क्या करेंगे, क्योंकि हर किसी के पास बहुत बड़ी जायदाद नहीं होती और लोन लेना जितना आसान लगता है रियलिटी में उससे कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। मान लो अगर लोन ले भी लिया और फिर नहीं चुका पाए तो क्या होगा, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लेकिन इन्हीं सभी सवालों का उत्तर देती है एयरटेल के मालिक सुनील मित्तल की कहानी। सितंबर 5, 2016 में जियो के लॉन्च के बाद ज्यादातर टेलीकॉम कंपनीज डूब गईं, जैसे कि वोडाफोन, आइडिया, बीएसएनएल, एयरसेल वगैरह वगैरह। लेकिन जिस एक कंपनी ने अपनी पोजीशन तब भी बरकरार रखी थी वो थी एयरटेल। और मार्केट एक्सपर्ट्स का मानना था कि एयरटेल भी ज्यादा समय तक जियो के सामने सरवाइव नहीं कर पाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्विस्ट है, क्योंकि जब किसी कंपनी का फाउंडर सुनील मित्तल जैसा इंसान हो तो उस कंपनी का सरवाइव करना 100% सर्टेन होता है। साइकिल के पार्ट्स बेचने से लेकर जनरेटर सेल करने और टेलीफोन असेंबल करने तक उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को पार करके जो मैसिव सक्सेस अचीव की, वो स्टोरी मुझे और आपको अपना खुद का बिजनेस खड़ा करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए काफी है। तो चलिए आज हम जानते हैं सुनील मित्तल की वो इंस्पिरेशनल स्टोरी जो न केवल एक बिजनेस टाइकून बनने तक की है, बल्कि उस जज्बे और संघर्ष की भी है जिसने एयरटेल को इस मुकाम तक पहुंचाया है। दरअसल कहानी की शुरुआत होती है 1957 में लुधियाना से, जब कांग्रेस पार्टी के जाने माने नेता सतपाल मित्तल के घर एक बेटे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है सुनील भारती मित्तल। असल में सुनील मित्तल ने अपने लिए एक अलग ही सपना देखा था। वो पापा की तरह एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन बनना चाहते थे। इसलिए 1976 में पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करने के बाद सिर्फ 18 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला बिजनेस शुरू कर दिया। और पता है वो भी किस चीज का बिजनेस? बहुत छोटे लेवल पर बाइसिकल पार्ट्स बेचने का, और इसके लिए भी उन्होंने अपने पिता से 20,000 रुपए उधार लिए थे। लेकिन उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि इस काम में मार्जिन बहुत कम है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी काफी लिमिटेड है। इसलिए उन्होंने अपने इस बिजनेस को बंद करके कई अलग अलग बिजनेसेस में हाथ पैर मारे, लेकिन किसी में भी उन्हें कुछ खास सक्सेस नहीं मिली। बैक टू बैक फेलियर के बाद अब सुनील मित्तल निराश होने लगे थे। लेकिन 1980 में सुनील मित्तल ने जापानीज कंपनी सुजुकी के साथ पोर्टेबल जनरेटर्स को इंडिया में बेचने के लिए पार्टनरशिप कर ली और उसके जनरेटर्स को इंडिया में भी इंपोर्ट करके बेचने लगे। सुनील मित्तल का शुरुआती गोल था कि इन जनरेटर्स को स्ट्रीट साइड वेंडर्स जैसे कि समोसे, टिक्की और सब्जी वालों के ठेले पर लगाना। लेकिन बहुत जल्दी सुनील मित्तल को ये समझ आ गया कि वह गलत जगह अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि इन जनरेटर की सबसे ज्यादा जरूरत उन छोटे ऑफिसेज और दुकानों को थी जिन्हें बार बार पावर कट की वजह से काफी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी। सुनील मित्तल की इस नई स्ट्रेटजी के चलते पोर्टेबल जनरेटर की डिमांड खूब बढ़ी और लोग इन्हें दुकानों और छोटे ऑफिसेज में इस्तेमाल करने लगे। लेकिन 1983 में भारत सरकार ने देश में जनरेटर के इंपोर्ट पर पूरी तरह से बैन लगा दिया ताकि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को और बढ़ाया जा सके और फॉरेन एक्सचेंज की बचत हो पाए। और सरकार का ये कदम मिस्टर मित्तल के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि इस फैसले के बाद उनका सारा कारोबार ठप हो गया। फिर 1984 में सुनील मित्तल ने ताइवान की कंपनी किंगटेल से पुश बटन फोन्स को इंपोर्ट करके उन्हें इंडिया में असेंबल करना शुरू कर दिया। जब कुछ टाइम के बाद इसकी डिमांड बढ़ गई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम खुद इसकी मैन्युफैक्चरिंग करें। इसलिए उन्होंने भारतीय टेलीकॉम लिमिटेड यानी कि BTL नाम की एक कंपनी बनाई और जर्मनी की कंपनी सीमेंस के साथ टाई अप करके इंडिया में ही इलेक्ट्रॉनिक पुश बटन वाले फोन्स को मैन्युफैक्चर करने लगे। 1990 तक सुनील मित्तल अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करते हुए फैक्स मशीन्स, कॉर्डलेस फोन्स और दूसरे टेलीकॉम इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करने लगे थे, जिसका ब्रांड नेम था बीटल। इसके बाद आया 1992, जो कि सुनील मित्तल के लिए एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट था। सुनील मित्तल को पता चला कि भारत सरकार प्राइवेट प्लेयर्स को भी मोबाइल टेलीफोन बिजनेस में इनवाइट कर रही है, लेकिन सरकार ने एक शर्त रख दी थी कि वो सिर्फ उन कंपनीज को लाइसेंस देगी जिनके पास पहले से ही टेलीकॉम ऑपरेटर का एक्सपीरियंस हो। इसलिए सुनील मित्तल ने फ्रांस की एक जानी मानी टेलीकॉम कंपनी विवेंडी के साथ पार्टनरशिप कर ली
जिसके बाद 1995 में उन्होंने भारतीय सेलुलर लिमिटेड BCL को एस्टेब्लिश किया और 1997 में एयरटेल ब्रांड के नाम से दिल्ली में अपनी मोबाइल सर्विस लॉन्च कर दी, जो एयर और टेल यानी टेलीफोन या टेलीकम्युनिकेशन का कॉम्बिनेशन है। शुरुआत में सुनील मित्तल को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि टेक्निकल एक्सपर्टीज की कमी और बड़े पैमाने पर फंड्स की कमी, क्योंकि उस टाइम पर बैंक और इन्वेस्टर्स इस नई मार्केट में पैसा लगाने से हिचकिचा रहे थे। लेकिन सुनील मित्तल ने हार नहीं मानी और इन्वेस्टर्स को कन्विंस कर लिया। नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उन्होंने एरिक्सन और नोकिया जैसी ग्लोबल दिग्गज कंपनियों के साथ हाथ मिलाया। सुनील मित्तल ने अपनी कंपनी को तेजी से बढ़ाने के लिए कई एक्विजिशंस किए। 1999 में JT होल्डिंग्स को एक्वायर किया और साल 2000 में चेन्नई बेस्ड स्काईसेल कम्युनिकेशंस को एक्वायर किया, जिससे कंपनी साउथ इंडिया में भी एंटर कर पाई। सुनील मित्तल का माइंडसेट शुरुआत से ही काफी ब्रॉड और विजनरी था। उनका हमेशा से मानना रहा है कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस लीडर को सिर्फ फाइनेंशियल सक्सेस तक लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। इसलिए साल 2000 में उन्होंने भारतीय फाउंडेशन की स्थापना की, ताकि रूरल एरियाज में एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। फिर साल 2002 में मार्केट में एक नया खिलाड़ी आया, जिसका नाम था BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। सरकारी कंपनी होने की वजह से BSNL के पास बड़े फंड्स और बना बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर था, जबकि दूसरी तरफ एयरटेल जैसी प्राइवेट कंपनीज को अपना नेटवर्क जीरो से एस्टेब्लिश करना था। BSNL ने आते ही कॉलिंग रेट्स को काफी कम कर दिया, जिससे वो लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग चॉइस बन गया। लेकिन BSNL के अफोर्डेबल प्लान्स की वजह से नेटवर्क कैपेसिटी पर बहुत प्रेशर आ गया और कॉल डिस्कनेक्शन जैसी दिक्कतें आम हो गईं। सुनील मित्तल ने इसका फायदा उठाया और अपने नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपग्रेड किया, ताकि कस्टमर्स को सीमलेस कनेक्टिविटी मिल सके। 2002 में सुनील मित्तल ने भारतीय एंटरप्राइजेस की BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग की, और पब्लिक होने की वजह से कंपनी को काफी कैपिटल मिलने लगी। और रिलायंस और टाटा जैसी बड़ी कंपनीज के आने के बावजूद एयरटेल ने अपनी स्ट्रॉन्ग मार्केट पोजीशनिंग और लॉयल कस्टमर बेस के दम पर इनका मुकाबला किया। 2010 में उन्होंने अफ्रीका की टेलीकॉम कंपनी जेन टेक्नोलॉजी के ऑपरेशंस को $10.7 बिलियन में एक्वायर कर लिया, जिससे एयरटेल दुनिया का 5वां सबसे बड़ा टेलीकॉम प्लेयर बन गया। साल 2012 में सुनील मित्तल ने एक विजनरी कदम उठाया और BSNL सहित सभी टेलीकॉम कंपनीज को पीछे छोड़ते हुए सबसे पहले 4G सर्विस को लॉन्च कर दिया। उन्होंने टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट्स को फॉरेन मार्केट से इंपोर्ट करके अपना 4G इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से डेवलप किया। लेकिन 2016 में रिलायंस जियो की एंट्री ने पूरे मार्केट को हिला कर रख दिया। जियो ने अनलिमिटेड फ्री डेटा और कॉलिंग प्रोवाइड की, जिससे एयरटेल के प्रॉफिट और मार्केट शेयर पर बहुत बुरा असर पड़ा और एज अ रिजल्ट ज्यादातर टेलीकॉम कंपनीज या तो बिक गई या बंद हो गई। इस कठिन समय में सुनील मित्तल ने हार मानने के बजाय अपनी स्ट्रेटजी बदली। उन्होंने एयरसेल और टाटा टेली सर्विसेज जैसी कंपनीज के स्पेक्ट्रम को एक्वायर किया और 4G कवरेज को और बढ़ाया। 2018 में उन्होंने एयरटेल थैंक्स प्रोग्राम लॉन्च किया और अपनी सर्विसेज की क्वालिटी को और बेहतर किया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ 5 महीनों में एयरटेल ने 2.5 करोड़ से भी ज्यादा नए सब्सक्राइबर्स जोड़ लिए। आज एयरटेल 40 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स और लगभग 31 करोड़ ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स के साथ केवल एक टेलीकॉम कंपनी नहीं है, बल्कि इसने डिजिटल टीवी और एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ एक पूरा इकोसिस्टम बिल्ड किया है। और सुनील मित्तल की इंटेलिजेंस और जज्बे की वजह से आज भी एयरटेल अपनी अलग पहचान बनाकर मार्केट को लीड कर रहा है।